नमस्कार। आप सबका स्वागत है कहानियों के सफ़रनामे में। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अक्टूबर जंक्शन अध्याय 7। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2012 दिल्ली इंडियन बुक हाउस पब्लिशर ऑफिस। एक 40 साल की महिला जिसके बाल घुंघराले लेकिन छोटे थे, नाक में बड़ी सी बाली, फीचर एकदम शार्प, सांवली, कॉफी मशीन से अपने हिसाब से कॉफी बनाकर कैबिन में घुसी जहां चित्रा बैठी हुई थी। चित्रा ने अपने बाल छोटे करा लिए थे, गले में एक बैगनी दुपट्टा था। एक साल में वह थोड़ी सी मोटी हुई थी। आंखों पर एक चश्मा आ गया था जो उसको और भी सुंदर बना रहा था। चित्रा उस महिला के आने पर कुर्सी से उठी। हाय रुचिका। हाय चित्रा, कॉफी? नो थैंक्स। रुचिका ने चित्रा को बैठने का इशारा किया। चित्रा ने पिछले एक साल में जिस भी पब्लिशर को अपनी किताब भेजी थी, उतनी जगह से रिजेक्शन आ चुका था। वह अपनी किताब छापने की उम्मीद करीब करीब खो चुकी थी। उधर चेतन भगत की किताब व्हाट यंग इंडिया वांट्स भी आ चुकी थी। उधर अमीश त्रिपाठी की 3 पार्ट सीरीज की आखिरी किताब द ओथ ऑफ वायुपुत्रास फरवरी 2013 में आने वाली थी, जिसके बारे में यह खबर थी कि पब्लिशर ने 5 करोड़ रुपए की एडवांस रॉयल्टी दी थी। उधर एक नए राइटर रविंद्र सिंह की किताब आई टू हैड अ लव स्टोरी को पेंगुइन पब्लिशर ने दोबारा छापा था। रविंद्र की किताब मार्केट में आने के बाद से लगातार बिक रही थी। चित्रा लिखने में कैसी थी, कैसी नहीं थी, यह तो वैसे भी समय बताने वाला था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह बात बैठती जा रही थी कि शायद वह यह सब नहीं कर पाएगी। उसको लगने लगा था कि वह पीछे छूट गई है। लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी। उसकी सेविंग्स के पैसे धीरे धीरे कम हो रहे थे। उसने 1-2 न्यूज़पेपर के लिए लिखना शुरू किया था, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगता था। रुचिका ने बिना एक भी सेकंड गवाए कहा, चित्रा, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। चित्रा ने अपना सर थोड़ा सा झुकाया और मुस्कुराने की कोशिश की। रुचिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी राइटिंग पसंद है। तुम्हारी राइटिंग में एक फ्लो है। चित्रा ने पूछा कि यह गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़? रुचिका ने एक सिप कॉफ़ी लेते हुए कहा, हम तुम्हारी किताब इस साल नहीं छाप रहे, लेकिन एक राइटर है जिसका नाम मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। अगर तुम उनकी किताब के लिए घोस्ट राइटिंग करो तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। तुम आराम से सोच लो और मुझे बता दो। चित्रा को पैसों की ज़रूरत थी। चित्रा ने भारी मन से हाँ कर दिया। रुचिका ने चित्रा के सामने एक 2 पेज का MOU साइन करने के लिए बढ़ाया, जिसका कुल मतलब इतना था कि अगर चित्रा ने कभी उस राइटर का नाम डिस्क्लोज किया तो उस पर भारी पेनल्टी लग जाएगी। चित्रा को एक बहुत बड़ी पॉपुलर लेखिका के लिए लिखना था। चित्रा को यकीन नहीं हुआ कि वो घोस्ट राइटिंग करवाती है। चलने से पहले रुचिका ने बताया कि अगले हफ्ते में वह उसकी मीटिंग करवा देगी और उसकी कमाई का 10% रुचिका को देना होगा। रुचिका अपनी खुद की एक कंपनी खोलना चाहती थी। उसको लगता था कि एजेंट बनकर वह ज्यादा पैसे कमा सकती है, इसीलिए वह चित्रा जैसे लेखकों की तलाश में रहती थी जिनसे घोस्ट राइटिंग करवा पाए। उधर पिछले 1 साल में सुदीप ने अपने शेयर बेचने के बाद दिन रात एक कर दिया था कि वह अपनी कंपनी खड़ी कर पाए। उसने अपने आप इतना काम ले रखा था कि उसको किसी भी चीज़ की फुर्सत नहीं थी। उसने अपने ईगो पर ले लिया था कि वह भी कंपनी चला सकता है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी कंपनियों में उसने पैसा लगाया था, उसमें से बहुत सी कंपनियां अच्छा कर चुकी थी। सुदीप के मुंबई ऑफिस में सुबह 10 बजे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग में जाने से पहले उसकी असिस्टेंट ने उसको उस दिन का रूटीन बताना शुरू किया। असिस्टेंट ने पूछा, सर शाम को 6 बजे मीटिंग विद चित्रा लिखा है, इनकी कोई और डिटेल मेरे पास नहीं है।
सुदीप को अब जाकर ध्यान आया कि आज 10 अक्टूबर है। उसने तुरंत ही चित्रा को फोन मिलाया। चित्रा का फोन उठा नहीं, यूं कह लीजिए कि चित्रा ने फोन उठाया नहीं। वह घोस्ट राइटिंग के लिए हाँ बोलकर बहुत परेशान थी, लेकिन पैसे की जरूरत ऐसी थी कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। चित्रा अपने घर लौटकर चाय बनाकर अपनी लिखी हुई मेन्यू स्क्रिप्ट उलट पलट कर देख रही थी। उसके सामने फोन 2 बार पूरा बजा। वह यही सोचकर फोन नहीं उठा पाई क्योंकि पिछले 1 साल में वह कुछ नहीं कर पाई थी। उसको बार बार सुदीप की बात याद आ रही थी। 1 साल में तुम बहुत बड़ी राइटर बन चुकी होगी, 1 साल में भूल मत जाना। चित्रा को रोना आ गया। इसी बीच उसके मकान मालिक का फोन आया कि 2 महीने से उसने घर का किराया नहीं दिया है, वह जल्द से जल्द किराया दे दे। चित्रा ने गुस्से में सामने रखा चाय का ग्लास उठाकर फेंक दिया। फेंकने के बाद याद आया कि घर में कोई बाई तो आती नहीं है, उसे ही साफ करना पड़ेगा। वह उठकर धीरे धीरे ग्लास के टुकड़े उठाने लगी। जिंदगी जब हद से ज्यादा उलझ जाए तो ऐसे ही टुकड़े टुकड़े कर कर संभालनी पड़ती है। उधर सुदीप का भी मीटिंग में मन नहीं लग रहा था। उसके एक इन्वेस्टर की टीम के कुछ लोग सुदीप को समझा रहे थे कि कैसे उसको कंपनी को आगे ले जाना चाहिए। सुदीप उनकी बहुत सी बातों पर एग्री नहीं कर रहा था। चित्रा ने दिन के करीब 1 बजे सुदीप को कॉल किया। सुदीप ने चित्रा का फोन देखकर अपना बोलना 1 मिनट के लिए रोका और कॉल लेने के लिए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वह निकल ही रहा था कि इतने में अभिजात ने इशारे में पूछा, बहुत अर्जेंट है क्या? सुदीप ने इशारे में ही जवाब दिया कि हाँ, बहुत अर्जेंट है। उसके इस जवाब से अभिजात थोड़ा सा गुस्सा हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखते हुए इन्वेस्टर पर ध्यान दिया। सुदीप ने मीटिंग रूम से बाहर निकलते हुए चित्रा का फोन उठाया और पूछा, तुम कहाँ हो? ठीक तो हो? चित्रा कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोली, क्या हम मिल सकते हैं? सुदीप को चित्रा के जवाब देने की टोन से समझ आ गया था कि वह परेशान है। उसने कहा कि वह अपनी असिस्टेंट को नंबर भेज रहा है, वह सब कुछ अरेंज कर देगी। सुदीप ने अपनी असिस्टेंट को मैसेज करके बोला कि चित्रा से बात करके शाम की फ्लाइट टिकट भेज दे और उसकी बुकिंग ताज में कर दे। सुदीप अभी मीटिंग में ही था कि दिन के 2 बजे चित्रा का मैसेज आया, सी यू इन द इवनिंग। सुदीप ने जवाब टाइप किया, वेलकम टू मुंबई। सुदीप के ऐसे बीच में मीटिंग में उठकर जाने की वजह से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इन्वेस्टर को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उस समय उसके सामने वो जताया नहीं। शाम को उन्हीं इन्वेस्टर्स के साथ पार्टी थी, लेकिन सुदीप का पार्टी में जाने का कोई मूड नहीं था। अभिजात ने सुदीप से इस बारे में बात करने की कोशिश भी की कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, थोड़ी देर आकर वह चला जाए, लेकिन सुदीप ने पार्टी में आने के लिए मना कर दिया। सुदीप को वैसे भी अपने काम में होने वाली दखलंदाजी ज्यादा पसंद नहीं थी। उसको कभी कभी यह लगता था कि वह अपनी ही कंपनी में नौकरी कर रहा है। खैर, अभिजात की बात मानकर वह थोड़ी देर पार्टी में रहा, लेकिन 9 बजते बजते ताज के लिए निकल लिया। जाने से पहले सुदीप की गर्लफ्रेंड और कंपनी की बिजनेस हेड सुनैना ने सुदीप को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुदीप को कुछ समझना ही नहीं था। सुदीप के जाने के बाद अभिजात और सुनैना दोनों ही गुस्से में थे, लेकिन वे सुदीप के मूड के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। जब से सुदीप ने शेयर बेचे थे, तब से उसकी ऐसी हरकतें ज्यादा ही बढ़ गई थी। सुनैना सुदीप की गर्लफ्रेंड है, यह बात बहुत ही कम लोगों को पता थी। सुदीप के कार में बैठते ही सुनैना ने उसको कॉल किया, यार सुदीप, तुम्हें क्या हो जाता है? इन्वेस्टर से बिना मिले तुम्हारा जाना हमारे लिए कितना ऑकवर्ड है, पता है तुम्हें? सुदीप ने सुनैना की बात 2-3 मिनट तक सुनी, फिर बोला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सुनैना ने गुस्से में फोन काट दिया। जब उसने फोन काटा, अभिजात उसके पास ही खड़ा था। अभिजात ने सुनैना के कंधे पर हाथ रखा
दोनों मुड़कर इन्वेस्टर और बाकी इम्पोर्टेंट लोगों से घुल मिलकर मुस्कुराकर बातें करने लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कोई सुदीप के बारे में कुछ पूछता तो सुनैना बता देती कि उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। हालांकि उसका ऐसे जल्दी निकल जाना बहुत लोगों को सही नहीं लगा। सुदीप ने इन सब बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। उसको अपने काम पर भरोसा था। यह भी भरोसा था कि एक दिन जो शेयर उसने बेचे हैं वह उन्हें वापस खरीद लेगा। 10 अक्टूबर 2012, ताज, मुंबई में ताज की खिड़की से दिखते हुए सी लिंक से ठीक पहले मोटरसाइकिल पर टेक लगाकर जोड़े दिखते हैं। उनके ठीक पीछे समंदर और समंदर की दूसरी तरफ साउथ मुंबई दिखता है। वो जोड़े एक दूसरे को तमाम तरह से छूकर देख रहे होते हैं। जैसे बच्चा गिर जाए तो माँ टटोल कर देखती है कि कहीं चोट तो नहीं लगी। मुंबई की सबसे अच्छी बात समंदर नहीं, ये जोड़े हैं। कभी न कभी मुंबई में रहने वाला हर इंसान मुंबई का बेचैन समंदर हो जाना चाहता है, जिसके पास बस इतनी जगह हो कि दो लोग जाकर आराम से सुस्ता सकें। होटल पहुंचते पहुंचते सुदीप को रात के करीब 10 बज गए थे। चित्रा शाम 7 बजे से होटल के रूम में थी। वह टहलकर शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर तक चक्कर लगा आई थी। सुदीप ने मुंबई में घर नहीं लिया था। उसको घर लेकर रहने में अजीब सी बेचैनी होती थी। उसके नाम से एक कमरा हमेशा ताज में बुक रहता था। सुदीप के कमरे में घुसते ही चित्रा ने उसे गले से लगा लिया। चित्रा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो रो रही थी। सुदीप ने उसको सामने बैठाया और एक बार भी चुप होने को नहीं कहा। यार, कुछ भी सही नहीं हो रहा। मेरी किताब अब कभी नहीं आएगी। कभी कभी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने अपने पति को छोड़ा ही क्यों। सुदीप चाहता तो बहुत कुछ समझा सकता था, लेकिन उसने चित्रा को कुछ नहीं समझाया। चित्रा थोड़ी देर बाद चुप हो गई। उस शाम चित्रा को बस कोई ऐसा चाहिए था जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बस उसको सुन पाए। सुन पाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लोग बीच में समझने लगते हैं, उससे ही सब बात खराब हो जाती है। कुछ देर बाद सुदीप ने वहीं सामने फ्रिज से शराब की छोटी बोतल निकाली, एक एक पैग बनाया। पैग पीने के बाद उसने चित्रा से बाहर टहलने चलने के लिए पूछा। दोनों बैंड स्टैंड पर आकर टहलने लगे। अक्टूबर के हिसाब से मौसम सही था। चित्रा अब कुछ हल्का महसूस कर रही थी। तुम बताओ, काम कैसा चल रहा है? सुनैना से शादी कब कर रहे हो? सुदीप अपने काम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है। सुनैना कैसी है? उसको पता है कि तुम यहाँ हो? चित्रा ने पूछा। चित्रा अभी यह बोल ही रही थी, इतने में सुनैना का फोन आ गया। सुदीप का फोन पिक करने का मन नहीं था। चित्रा के बोलने पर उसने फोन उठाया। सुनैना ने सुदीप से लड़ने के लिए फोन किया था। वह पार्टी से निकलकर मिलने आने वाली थी। सुदीप ने उसको समझाया कि उसका अभी किसी से भी मिलने का मूड नहीं है। सुनैना फोन नहीं रखना चाहती थी, लेकिन सुदीप को बात नहीं करनी थी। सुनैना के बार बार बात करने की कोशिश के बावजूद भी सुदीप ने बस यही कहा कि कल सुबह बात करते हैं। सही से बात क्यों नहीं की तुमने? चित्रा ने पूछा। बस ऐसे ही, मन नहीं था। उसको पता है कि तुम मेरे साथ हो? नहीं, क्यों? उसको बताना तो था, क्या पता वो गलत समझे। इस बात का सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अब जाकर उसका ध्यान उसके नए लुक पे गया। उसने चित्रा के बाल छूकर उसके सर को सहला दिया और बोला, अच्छे तो थे, कटवा क्यों दिए? बाल ट्रिम करवाकर बहुत हल्का लगा। ऐसा लगा कि सर से कोई बोझ उतर गया है, आज़ादी मिल गई है। तुम और तुम्हारे फंडे। सुदीप ने जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। वे दोनों वहीं टहलकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। लोग शाहरुख खान के घर के बाहर फोटो खिंचवा रहे थे। वहाँ शायद कोई पार्टी थी। कभी शाहरुख खान से मिले हो? चित्रा ने पूछा। हाँ, बुक माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए 1-2 बार मिले हैं।
1-2 बार पार्टी में मुलाकात हुई है। अगले महीने उनकी फिल्म आने वाली है, जब तक है जान। उसके प्रीमियर का इनविटेशन आया हुआ है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। सुदीप ने ऐसे जवाब दिया कि यह सब उसके लिए कितनी छोटी बातें हैं। कौन कौन सी हीरोइन से मिले हो? बहुत सी, लेकिन मैं किसी भी हीरोइन से ज़्यादा बात नहीं करता। क्यों? यार 1-2 लड़कियां चेप हो चुकी हैं। बात क्या कर लो, फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए बोलने लगती हैं। मुझे फिल्म में इन्वेस्ट करना नहीं है, अफेयर चलाने का टाइम नहीं है, सुदीप ने दूसरी सिगरेट निकालते हुए कहा। अबे चेप होती हैं तो हो जाने दो, तुम्हें क्या? हाँ मुझे क्या, कल कोई मीडिया में लगा देगी। एक के साथ सिंगापुर गया था, वहाँ शॉपिंग करते हुए साथ में फ़ोटो डालने लगी। शॉपिंग करो, घुमाओ फिराओ, मौज मस्ती करो, लेकिन मेरी फ़ोटो साथ में मत डालो यार। कोई नया फालतू का टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में, केयरफुल रहना पड़ता है। बुक माई ट्रिप पर मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेरी छोड़ो, तुम बताओ। चित्रा ने कुछ खास नहीं बताया। वह बस एक दिन के लिए अपनी लाइफ के बारे में भूल जाना चाहती थी। चित्रा और सुदीप जहाँ बैठे थे, वहीं पास में एक बच्चा खेल रहा था। वह बार बार चित्रा के पास आ रहा था। वह मुंबई की आज़ादी को गले लगाकर देखती रही और सुदीप उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई सपना देखता है। ठीक ऐसे ही एक फुटकर से मोमेंट में उसने सुदीप को देखा, बस 2 सेकंड। उस 2 सेकंड को लिखने की फालतू सी एक कोशिश में लोग किताब लिख मारते हैं। कुछ ना कुछ बोलते रहो, बात बंद हो भी जाए तो लगना यही चाहिए कि सब चल रहा है। सुदीप ने भी कुछ ना कुछ बोलने के प्रेशर में पूछ लिया, तो कैसी हो तुम? इससे खराब सवाल नहीं पूछ सकते थे तुम? वह उदास बातें करके सारी उदासी मिटा देती थी। वैसे तो सुदीप और चित्रा अभी तक एक दूसरे को सही से जानते ही नहीं थे। मसलन कि वो कौन सा शैम्पू लगाती है, सुदीप कौन सा डीओ पसंद करता है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि वो वेज है या नॉन वेज। दोनों ने एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। रात के करीब 12 बजे सुदीप और चित्रा होटल लौटने लगे। दोनों चित्रा के कमरे में थे। सुदीप अपने कमरे में जाने लगा। चित्रा ने सामने रखी कॉफ़ी मशीन को देखकर पूछा, कॉफ़ी? सुदीप ने कॉफ़ी के लिए हामी भर दी। चित्रा उठकर बाथरूम में गई, अपना मुंह धोया। उसको मुंह धोने के बाद और भी ज़्यादा रोना आने लगा। लौटकर टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए उसने पूछा, तो तुम्हारे रिटायरमेंट वाले प्लान का क्या चल रहा है? सुदीप को अपनी लाइफ की कोई भी बात करने का मन नहीं था। चित्रा ने सुदीप को बताया कि पिछले 1 साल में उसने अपनी 2 किताबें पूरी कर ली हैं। सुदीप कॉफ़ी पीकर अपने कमरे में जाने से पहले चित्रा से पूछने लगा, उसको रुपए पैसों की कोई भी ज़रूरत तो नहीं है? चित्रा ने किसी भी मदद के लिए मना कर दिया। उसने कहा भी कि अगर कभी उसे ऐसा लगेगा कि मदद चाहिए तो वो बोल देगी। सुदीप को पता था कि चित्रा उसकी मदद कभी नहीं लेगी। सुदीप दरवाजे के पास पहुंचकर चित्रा को बोलने ही वाला था कि उसे कल सुबह कलकत्ता जाना पड़ेगा। वह वहाँ जितने दिन भी रुकना चाहती है रुक सकती है। चित्रा ने उस शाम की आखिरी बात बोली, तुम यहीं रुक जाओ। सुदीप 10 मिनट बाद अपने कमरे में जाकर चेंज करके आया। उसके हाथ में वही मुराकामी की किताब थी। उसने चित्रा की ओर किताब बढ़ाते हुए कहा कि डेट लिख दो। चित्रा ने 10 अक्टूबर 2013 की तारीख लिख दी। सुदीप ने कहा, हमेशा 10 अक्टूबर की क्यों डालती हो? तारीख बदल कर देखो, क्या पता किस्मत बदल जाए। चित्रा ने तारीख के आगे लिखा, विद लव, लक एंड लाइट, और साइन कर दिया। देखना, जब मेरी किताब आएगी तब उसमें यही वाला ऑटोग्राफ किया करूंगी। सुदीप ने किताब को हाथ में लिया और उसके पास आमीन लिख दिया। किताब को पड़ोस में रखकर दोनों सो गए। सुदीप ने लाइट्स बंद कर दी। चित्रा ने कमरे के पर्दे हटा रखे थे। बाहर की रोशनी कमरे में जगह बनाने लगी। सुबह चलने से पहले बहुत देर तक कुर्सी पर बैठकर चित्रा को सुदीप ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत रोशनी पड़ रही थी।
इसलिए उसने कमरे के पर्दे लगा दिए ताकि वो आराम से सो सके। चित्रा के उठने से पहले तक सुदीप जा चुका था। उसने एक सिरहाने के पास शॉर्ट नोट छोड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, तुम्हारे हाथों में मैं किसी एक शहर का नाम लिखना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे हाथों पे लिखे हुए शहर कभी हम जा भी पाएंगे या नहीं। इसको पढ़कर जवाब में कुछ मत लिखना, बस जल्दी से अपनी किताब पूरी कर लो। जो शामें खो जाती हैं वो बस अधूरी किताबों में मिलती हैं। थैंक्स फॉर कमिंग, लव, सुदीप। सुदीप ने नोट में लव लिखकर काटा हुआ था। चित्रा ने उस कटे हुए लव को 2-3 बार छूकर टटोला। 1 साल बाद 10 अक्टूबर 2013, जापान। सुदीप के बिजनेस में उसके इंडियन इन्वेस्टर की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि उस पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वह कंपनी के CEO के पद से रिजाइन कर दे। सुदीप यह लड़ाई किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने जापान की कंपनी एस बैंक को फंडिंग के लिए अप्रोच किया। सुदीप, अभिजात और सुनैना अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म एस बैंक के हेड ऑफिस में बैठे थे। सुदीप को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और रुपयों की ज़रूरत थी। थोड़ी देर में ही मीटिंग शुरू होने वाली थी। अभिजात और सुनैना अपने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन फाइनल कर रहे थे। कमरे में एस बैंक की तरफ से एक अमेरिकन और एक हिंदुस्तानी आदमी बैठा था। सभी लोग एस बैंक के चेयरमैन का इंतज़ार कर रहे थे। आज बड़ा फैसला होना था, क्योंकि अगर आज सुदीप को आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए रुपए मिल जाते तो उनका प्रॉमिस था कि वो लोग अगले 2 साल में इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी बना सकते थे। मीटिंग शुरू होते ही अभिजात ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कंपनी ने कुछ अच्छा किया है, उनका ट्रैफिक बढ़ रहा है। उनको प्रेजेंटेशन के बीच में ही रोककर चेयरमैन ने उनको बोला कि आपने तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था। इसके जवाब में सुनैना और अभिजात ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात से जापानी आदमी कन्विंस नहीं हुआ। सुदीप उनकी बातचीत में अभी तक चुप था। चेयरमैन ने पूछा कि आप अपना ट्रैवल बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि अभिजात इसका जवाब देता, सुदीप अपनी सीट से खड़ा हुआ और चेयरमैन की तरफ देखकर समझाना शुरू किया। सर, मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि हम लोग ट्रैवल बिजनेस से हैं ही नहीं। सुदीप की यह बात सुनते ही पूरे कमरे में सब लोग सकते में आ गए। अभिजात और सुनैना एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह सुदीप कर क्या रहा है। सुदीप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सर, अगर हम केवल एक ऐसी साइट हैं जो लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है, मतलब कि अगर हम केवल टिकट बेचने के बिजनेस में हैं तो हमारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। हम लोग असल में एक्सपीरियंस बेचने के बिजनेस में हैं। कोई अगर दिल्ली से लद्दाख जा रहा है तो हमारा काम केवल उनको एक कार और एक ड्राइवर प्रोवाइड करना नहीं है। हमारा काम है कि उस ट्रैवलर के पूरे ट्रिप के एक मिनट का एक्सपीरियंस ऐसा रहे कि वो ज़िंदगी भर न भूल पाए और लौटकर अपने पूरे सर्कल को यह बताए। सुदीप ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा वादा नहीं किया कि इतने रुपए का रिटर्न आ जाएगा। सुदीप का पॉइंट बहुत ही क्लियर था। उसने उस मीटिंग में चेयरमैन को समझाया कि दुनिया भर में ट्रैवल को लेकर रुझान बहुत बढ़ रहा है। उसने आगे यह समझाया कि इंडिया में आज से 10 साल पहले बहुत कम लोग लद्दाख जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने जाना शुरू किया है। 90s में जो लोग पैदा हुए हैं वो सेव करके ट्रैवल करना चाहते हैं। यह सेम ट्रेंड यूरोप के देशों में पहले से था, लेकिन इंडिया में यह सब पहली बार हो रहा है और आने वाले सालों में यह बहुत बढ़ने वाला है। सुदीप ने इंडिया की सारी बड़ी बाइक ट्रैवल कंपनी में स्टेक ले लिया था। सुदीप की अपने बिजनेस को लेकर विजन और क्लियरिटी अभिजात और सुनैना से कम 5 साल आगे थी। चेयरमैन सुदीप की बातों से इम्प्रेस हुए।
सुदीप को अपने 10% स्टेक की कीमत अदा करने की शर्त पर करीब 251 करोड़ रुपए मिले। इस बार जब मीडिया में खबर आई तब न्यूज़ में अनाउंसमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि मीटिंग के बाद अभिजात और सुनैना बहुत खुश थे, लेकिन सुदीप को अपना 10% स्टेक देने के बाद से आने वाले खतरे का अंदाज़ा लग गया था। उसको पता था कि जितना कम स्टेक उसका होगा, इन्वेस्टर उसके काम में उतनी ही ज़्यादा टांग अड़ाएंगे। 10 अक्टूबर 2013, दिल्ली। चित्रा इंडियन बुक हाउस पब्लिशर की रुचिका से मिलने एक राजीव चौक के कैफ़े कॉफ़ी डे में वेट कर रही थी। चित्रा ने जो किताब लिखी थी वो बेस्ट सेलर हो चुकी थी, लेकिन पूरी किताब में चित्रा का नाम कहीं नहीं था। रुचिका ने आते ही अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की और कुर्सी पर बैठते ही बोली, 2 गुड न्यूज़ हैं और एक बैड। तीनों ही बैड न्यूज़ हैं मतलब, चित्रा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। इतनी भी बुरी नहीं है, सुनाओ फिर, रुचिका ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। पहली गुड न्यूज़ ये है कि अगर तुम एक किताब और लिख लो घोस्ट राइटिंग करते हुए तो पिछली बार से डबल पैसा मिलेगा। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे पास टीवी राइटिंग के लिए कुछ बहुत अच्छे ऑफर हैं, पैसा भी बहुत अच्छा है, तुम बोलोगी तो मीटिंग करवा दूंगी। बैड न्यूज़ ये है कि तुम्हारी बुक हम इस साल भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे। बैड न्यूज़ के आगे दोनों गुड न्यूज़ का कुछ मतलब नहीं था। चित्रा ने सोचने के लिए 1-2 दिन का टाइम लिया। वह किसी भी तरह से यह चाहती थी कि उसकी बुक आ जाए। उसने रुचिका से उसकी किताब ना आने की वजह जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन रुचिका ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने टॉप मैनेजमेंट वगैरह की कोई बात बोलकर उसे टरका दिया। चित्रा को यह उम्मीद थी कि अब तो उसकी लिखी हुई किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है, अब तो उसको चांस मिल ही जाएगा। पैसे की दिक्कत तो थी ही, क्योंकि पिछली बार भी घोस्ट राइटिंग करके उसको इतने पैसे नहीं मिले थे कि वो आराम से 1-2 साल काट पाए। पैसे के लिए वह आर्टिकल भी लिखने लगी थी, लेकिन आर्टिकल लिखने के चक्कर में टाइम बहुत चला जाता था, जिस टाइम में वह अपनी बाकी बची हुई किताबें पूरी कर पाती। किसी भी लेखक के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी अलमारी में ना छपी हुई किताबों का कोना बड़ा होता जाए। यह वैसे ही है जैसे साल भर में हमारी ना ली हुई छुट्टियों का हिस्सा पता नहीं कब बढ़ जाता है। जिंदगी में ना जिए हुए दिनों का कोटा बढ़ जाता है। खुद को सीरियसली लेने के चक्कर में आदमी भूल ही जाता है कि एक दिन सब ठाठ धरा रह जाएगा। हर बीता हुआ दिन अपने ना जिए जाने का हिसाब मांगता है। सब कुछ ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं है जैसे ख्याल इसीलिए आते हैं ताकि आदमी अकेले में बैठकर जिंदगी से ऊब सके, इतना ऊबे कि जिंदगी से आंख मिचौली करने की हिम्मत जुटा सके। ऊबे हुए लोग गूगल पर मैप का छोटे से छोटा रास्ता छोड़कर सड़क के किनारे की पगडंडी वाला लंबा रास्ता लेते हैं। नज़ारे बदलने से नज़रिया भी बदल जाता है। यह बात किसी बूढ़ी औरत ने कही थी। औरतों को नज़ारा बदलने के लिए आदमी से ज़्यादा चलना पड़ता है। चित्रा का रास्ता लंबा था और अलग भी, इसीलिए मुश्किल ज़्यादा ना भी हो लेकिन नई थी। 10 अक्टूबर 2013 की शाम को सुदीप और चित्रा दोनों इतने उदास थे कि दोनों को एक दूसरे को कॉल करने का मन ही नहीं किया। दिन खत्म होने से पहले सुदीप ने जापान से रात 11:30 बजे चित्रा को कॉल किया। उस समय चित्रा की घड़ी में 8 बज रहे थे। वह दिल्ली में अपने घर पर थी। उसके साथ कोई लड़का था। चित्रा के लिए ऐसे लड़कों के साथ सोना कुछ नया नहीं था। अकेलापन अच्छी बीमारी है, कभी फ़ायदा कराती है तो कभी नुकसान। अपने आप से चाहे कोई कितना भी प्यार करता हो, लेकिन आदमी सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा खुद से ऊब जाता है। सुदीप अपने होटल के कमरे में सुनैना के साथ रुका हुआ था। उसको सुबह से याद था कि आज 10 तारीख है और आज के दिन वह और चित्रा मिलते हैं। चित्रा को भी ये बात अच्छे से याद थी।
चित्रा के फ़ोन उठाने की वजह से साथ वाला लड़का थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। इधर सुदीप एकदम से बिस्तर से उठकर चला गया और चित्रा को फ़ोन करने लगा। सुदीप की गर्लफ्रेंड सुनैना को यह अच्छा नहीं लगा। फ़ोन मिलने के बाद से दोनों को बस तसल्ली हुई कि दोनों एक दूसरे को याद हैं। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में एक साल में एक दिन ही सही लेकिन पक्की जगह रखते हैं। सुदीप ने चित्रा को जताया कि आज सुबह से ही वह उसे याद कर रहा था। उसने यह भी जोड़ा कि उसे बहुत सारी बातें करनी हैं। चित्रा ने यह जताया कि कैसे एक साल बीत गया। सुदीप ने कहा, मुझे ब्रेक चाहिए। चित्रा ने जवाब दिया, मुझे भी। वे एक दूसरे की खामोशी सुन ही रहे थे कि चित्रा के कमरे से उस लड़के ने आवाज़ लगाई। सुदीप को थोड़ा अजीब लगा। सुदीप ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। चित्रा ने फ़ोन रखते ही उस लड़के को घर से जाने के लिए बोला। उस लड़के ने चित्रा को एक दो गाली दी और कमरे से निकल गया। उधर सुनैना दूसरी तरफ मुंह कर लेट गई। सुदीप अब भी बैठकर मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। उसने एक मैसेज टाइप किया और चित्रा को भेजा जिसमें लिखा था, इफ़ वी आर नॉट टुगेदर फॉर रियल रीजंस लाइक किड्स, सिक्योरिटी और इमोशनल सपोर्ट, देन वी शुड बी टुगेदर फॉर अनरियल रीजंस लाइक हैप्पीनेस, गुड कंपनी एंड कंफर्ट। मेरी लाइंस नहीं है लेकिन कहीं पड़ी थी। सुदीप यह मैसेज भेजकर लेट गया। तभी उसका फ़ोन बजा। उधर से चित्रा का मैसेज था। रसल क्रो की एक फिल्म थी ब्रेकिंग अप, उसमें ये लाइंस थी, कुछ साल हमसे नाराज़ होते हैं, लाख कोशिश करने पर भी वो मानते ही नहीं। यह साल चित्रा और सुदीप की ज़िंदगी का वही साल था। दुनिया भर में तेरा को बुरा मानने की अपनी अपनी वजहें हैं। सुदीप और चित्रा के पास 2013 को अच्छा मानने की एक भी वजह नहीं थी। साल बुरा हो तो याद कर लेना चाहिए कि अगला साल सब कुछ बदल देगा। साल 2013 में सुदीप और चित्रा अपने अक्टूबर की 10 तारीख खो आए थे। कुछ पा लेने के बाद जब हम एक गिलास ठंडा पानी पीकर सुस्ताते हैं तब याद आता है कि हमारा वो एक हिस्सा खो गया है जो इतना कुछ पाना चाहता था। चलते फिरते हम रोज कितना कुछ खोते जा रहे हैं कि याद ही नहीं आता कि कब बैठकर हमने आसमान में तारे गिने थे, कब आखिरी बार अपनी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से छुआ था, कब बिना बात के ऐसे ही अपने मोबाइल पर किसी बिसरे हुए दोस्त को बिना किसी काम कॉल किया था, दोस्त जो अब थोड़ा अजनबी हो चुका है। कब शोर के बीच हमने किसी चिड़िया की आवाज़ को बचाने की कोशिश की थी, कब हमने 12 महीने के बच्चे के जैसे धूप को कमरे में झांकते हुए देखकर चौंके थे, कब डूबते सूरज के साथ 10 रुपए की मूंगफली खाई थी, कब रात भर बातें की थी। कुछ पा लेने की राह पर रोज़ भागते हुए भूल ही जाते हैं कि अपने खोते हुए हिस्से को बचा लेना ही असल पाना है। हम शाम होने तक अपने पीछे एक पूरी दुनिया खोकर घर लौटते हैं। दिन ऐसे ही खाली होकर साल हो जाते हैं। आगे सुदीप और चित्रा की कहानी में क्या होगा यह मैं अभी कह नहीं सकती। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें कहानियों के सफ़रनामे में।